21-22 में दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 3,70,000 रुपए के आसपास थी और मात्र 2 साल में दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 4,61,000 पर पहुंच गई है, यानी 2 साल में 22% बढ़ी है। ये जो प्रति व्यक्ति आय है, ना सिर्फ ये इसने एक रिकॉर्ड ग्रोथ देखा है, पर दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से 2.5 गुना ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, ये है केजरीवाल सरकार का करिश्मा। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन में भारत देश में अगर 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, वो है महंगाई और बेरोजगारी। आज भारत का जो महंगाई दर है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक टर्की देश है जिसमें महंगाई भारत से ज्यादा है। पिछले 10 सालों में हमारे देश में 70% से ज्यादा महंगाई बढ़ी है। हर आम इंसान को पता है कि 2014 से लेके आज तक, 2014 में गैस सिलेंडर 300 रुपए का होता था, आज 1200 रुपए पर पहुंच गया है। पेट्रोल का दाम 72 रुपए से 100 रुपए पर पहुंच गया है। डीजल का दाम 55 रुपए से 90 रुपए पर पहुंच गया है। देश में महंगाई का दर 2023 में 5.65% था, जो मुझे लगता है कि पिछले देश के 75 साल के इतिहास में शायद इतना महंगाई दर नहीं रहा। लेकिन केंद्र सरकार के ही आंकड़े, अध्यक्ष महोदय, ये दिखाते हैं कि अगर पूरे देश में सबसे कम महंगाई दर किसी राज्य में है तो वो दिल्ली में है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की तरफ। जब केंद्र सरकार का जनवरी से दिसंबर 2023 से महंगाई दर 5.65% था, दिल्ली का महंगाई दर उसका आधा, मात्र 2.81% था। पूरे देश में सबसे कम महंगाई दर। दूसरी देश की सबसे बड़ी समस्या, अध्यक्ष महोदय, है बेरोजगारी। बेरोजगारी पिछले कई सालों से अपनी चरम पर है। अगर आप नेशनल लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखें तो 5.65% अनएम्प्लॉयमेंट आज देश में है। अगर युवाओं का ये आंकड़ा देखने जाएं तो वो और भी भयावह है कि आज हमारे देश में 25% युवा बेरोजगार हैं। और अगर आप ग्रेजुएट्स का आंकड़ा देखने जाइए तो वो उससे भी बदतर है कि आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ना सिर्फ दिल्ली में लोगों को रोजगार दिलाया, पर दिल्ली में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ाई, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। दिल्ली में 2020-21 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी का दर 6.3% था। लेकिन पिछले 2 सालों में कोविड के बाद फिर से इकोनॉमी को जो फिलिप देने का, बूस्ट देने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। 2021 के 6.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट से 2022-23 में यह आंकड़ा मात्र 1.9% पर आ गया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सरकारी राजस्व के बारे में और जो हमारा बजट है सरकार का, उसके बारे में आंकड़े रखूंगी। मैं जब ये आंकड़े देख रही थी, इकोनॉमिक सर्वे जब कंप्लीट हुआ, तो मैं याद कर रही थी कि जब हम 2013 में पहली बार चुनाव लड़े थे तो हमारा एक चुनावी नारा था, बिजली हाफ पानी माफ। और उस समय लोग हम पे हंसा करते थे। वो कहते थे, जी अरविंद केजरीवाल ऐसे ही सपने दिखाता है, ये संभव नहीं है कि वास्तव में बिजली हाफ हो जाएगी, पानी माफ हो जाएगा। और जो लोग कहते थे कि अच्छा ठीक है, सब्सिडी देके कर लेंगे बिजली हाफ पानी माफ, उन्होंने कहा कि ये दिल्ली की अर्थव्यवस्था को, उसके राजस्व को डुबो देंगे, सारा सरकारी खजाना खत्म कर देंगे, इन लोगों से सरकार नहीं चलेगी। लेकिन आज अध्यक्ष महोदय, हम सबके लिए जो इस सदन में बैठे हैं, ये गर्व की बात है कि अगर आज पूरे देश में एक सरकार है जो वो मुनाफे में चलती है, फिस्कल सरप्लस के साथ चलती है, वो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। 2021-22 में दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस 3,270 करोड़ था और 2022-23 में ये बढ़ के 14,450 करोड़ हो गया कि इतना खर्च करने के बाद भी जितना हमारा खर्चा है उससे ज्यादा राजस्व दिल्ली सरकार के पास है, उससे ज्यादा रेवेन्यू दिल्ली सरकार के पास है। दिल्ली सरकार ने 2022-23 में
अपने राजस्व में 18% की वृद्धि को देखा है। और ना सिर्फ इतना, जैसा मैंने आपको कहा कि दिल्ली सरकार इस देश की एकमात्र मुनाफे में चलने वाली फिस्कल सरप्लस वाली सरकार है, और इसका कंपैरिजन मैं केंद्र सरकार से रखना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय। आज की जो हमारी जो केंद्र सरकार है वो वास्तव में उधारी की सरकार है। 2014 से लेकर 2024 तक के अगर आप आंकड़े देखिए, 2014 में हमारे देश का डेट 55 लाख करोड़ था, यानी आजादी से लेके 2014 तक 55 लाख करोड़, लेकिन मात्र 10 साल में वो 155 लाख करोड़ हो गया है, यानी देश की उधारी 3 गुना बढ़ गई है। एक आंकड़ा होता है इकोनॉमिक सर्वे में, डेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी हमारे देश के जीडीपी का कितना हिस्सा वास्तविक तौर पे उधारी है, डेट है जो हमें वापस करना है। 2014 में ये आंकड़ा था 67%, लेकिन पिछले 10 साल में ये बढ़ के 92% हो गया है। तो आज देश का 92% जीडीपी का हमारा डेट का हिस्सा है। और इसके विपरीत दिल्ली में अध्यक्ष महोदय जो एक फिस्कल सरप्लस बजट की मैं बात कर रही हूं, एक मुनाफे की बजट की मैं बात कर रही हूं, ये हमें पिछली सरकारों से नहीं मिला है। पिछली सरकारें डेट लेती आई थी, लोन लेती आई थी, अपने राजस्व से ज्यादा खर्चा करती आई थी। तो इसलिए जब दिल्ली में हमारी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो काफी उधारी दिल्ली सरकार पर भी थी। तो एक आंकड़ा होता है अध्यक्ष महोदय, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कितनी उधारी दिल्ली सरकार पर है कि जितना राजस्व है उसमें से कितना % हिस्सा हमें उधारी चुकाने में, उसका इंटरेस्ट चुकाने में देना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय 2012-13 में ये आंकड़ा रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट्स 11.2% था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जितनी समझदारी के साथ ये सरकार चलाई है, ये आंकड़ा 11.2% से घटकर आज मात्र 5.2% रह गया है। इसका मतलब है कि दिल्ली सरकार ने अपनी उधारी को समाप्त किया है, कम किया है, फिर भी इतनी शानदार सरकार चलाई। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को बिजली फ्री देती है, पानी फ्री देती है, बस यात्रा फ्री देती है, अच्छी शिक्षा फ्री देती है, स्वास्थ्य फ्री देती है, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल में हर इलाज फ्री देती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री देती है, फिर भी मुनाफे की सरकार चलाती है। हमने एक स्टडी करवाई थी हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट ने, तो उन्होंने दिल्ली के 3,500 परिवारों के साथ सर्वे किया। उस 3,500 परिवारों के सर्वे में ये निकल के आया कि तकरीबन उसमें से ऑलमोस्ट 100% परिवारों को कभी ना कभी दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी का फायदा हुआ है, चाहे वो 200 यूनिट फ्री हो, चाहे वो 400 यूनिट पे 50% की सब्सिडी हो। 75% लोगों को फ्री पानी का फायदा मिला है, हमारी स्टडी में निकल के आया। 65% लोगों ने फ्री ट्रीटमेंट या तो सरकारी अस्पताल में या मोहल्ला क्लिनिक में करवाया है। 58% परिवारों की महिलाएं दिल्ली सरकार की फ्री बस यात्रा की सुविधा लेती हैं और 44% परिवार दिल्ली सरकार के शानदार सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजकर अपना पैसा बचाते हैं। तो हर महीने हर परिवार का हजारों रुपए दिल्ली सरकार की पॉलिसीज की वजह से बचता। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि इन सब सुविधाओं के बावजूद दिल्ली की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, राजस्व बढ़ रहा है। मैं तो इस सदन को यह बताना चाहूंगी कि इन सब सुविधाओं की वजह से ही दिल्ली की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, दिल्ली का विकास हो रहा है। आप देखिए कि हर परिवार में बिजली फ्री, पानी फ्री, बस का किराया फ्री, स्वास्थ्य फ्री, हजारों रुपए हर परिवार के हर महीने बचते हैं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की वजह से। ये कहां जाता है पैसा? ये पैसा, आंकड़े ये दिखाते हैं, हमारी स्टडी ये दिखाती है कि उसमें से तकरीबन 62% जो परिवार हैं वो उसे जमा करके नहीं रखते, वो उसे खर्च कर देते हैं।
चाहे खाने का सामान खरीदने में, चाहे अपने बच्चों को किताबें दिलवाने में, चाहे अप्लायंसेस खरीदने में, चाहे फ्रिज खरीदने में, चाहे एसी खरीदने में, तो ये 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा दिल्ली की अर्थव्यवस्था में घूमता है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को लिक्विडिटी देता है। हम लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड की बात पढ़ते आए हैं हमेशा से अपने इकोनॉमिक्स में। तो जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सब्सिडीज देकर दिल्ली वालों की जेब में पैसा डाला है, उन्होंने इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट की है, जिसके माध्यम से अब लोग बाजार में सामान खरीद रहे हैं, उनकी एक्सपेंडिचर करने की योग्यता बढ़ी। और यही कारण है कि अगर आप कोविड के जो इकोनॉमी श्रिंक हुई, जो डिप्रेशन आया इकोनॉमी में, दिल्ली की रिकवरी की स्पीड सबसे ज्यादा रही अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की इन पॉलिसीज की वजह से। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, अब हमारा 9 बजट केजरीवाल सरकार इस सदन में प्रस्तुत कर चुकी है, 10वां बजट आने वाला है। हमारे बजट में हर बार सबसे बड़ा हिस्सा, तकरीबन 1/4 हम शिक्षा को देते हैं। और इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई जो हर स्टेट के बजट का एनालिसिस करती है, और उस आरबीआई की स्टेट बजट एनालिसिस की रिपोर्ट ने यह दिखाया कि 2022-23 में अगर हम सारे राज्यों ने कितना व्यय किया, कितना एक्सपेंडिचर किया, तो दिल्ली सरकार ने पूरे देश की सरकारों में से सबसे ज्यादा व्यय शिक्षा पे किया, 21.1% किया, जबकि पूरे देश में औसत मात्र 13.5% है। हमारे बोर्ड रिजल्ट्स के आंकड़े, आईआईटी जेईई के आंकड़े, ये तो अक्सर हम रखते ही हैं सदन में, लेकिन आज मैं एक और आंकड़ा सदन के सामने रखना चाहूंगी कि दिल्ली की ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कितने बच्चे हैं जो दिल्ली में स्कूल में पढ़ रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं जब बच्चों को स्कूल भेजने की बात आती है तो स्कूल के शुरुआती सालों में तो बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाता है, लेकिन जब सरकारी स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो अक्सर एक गरीब माता पिता को लगता है कि भाई कुछ पढ़ तो रहा नहीं है, कुछ सीख तो रहा नहीं है, नौकरी तो मिलनी नहीं है, तो इसको स्कूल से बाहर निकाल कर काम ही करवा लो, 2 पैसे ही कमा लेगा। लेकिन अगर, और मुझे लगता है कि यह आंकड़ा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कितना सुधार आया है उस बात को दिखाता है कि ना सिर्फ दिल्ली का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी स्कूल्स में हाई है, लेकिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यानी 11वीं 12वीं में, जबकि पूरे देश में 57.05% ही बच्चे 11वीं 12वीं तक पहुंचते हैं, दिल्ली में ये आंकड़ा 95% है। इसका मतलब जो बच्चे स्कूल में घुसते हैं नर्सरी में पहली कक्षा में, वो अपनी 12वीं तक की पूरी पढ़ाई करके ही बाहर निकलते हैं, वो ड्रॉप आउट नहीं होते, शिक्षा व्यवस्था से बाहर नहीं निकलते। अध्यक्ष महोदय, हमारा इकोनॉमिक सर्वे ये भी दिखाता है कि केजरीवाल सरकार ने 16.17% खर्चा पब्लिक हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पे किया। दिल्ली में हेल्थ का बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है अध्यक्ष महोदय, वो दिल्ली सरकार का भी है, एमसीडी का भी है, प्राइवेट भी है, जिसमें 92 हॉस्पिटल्स, 39 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 1650 डिस्पेंसरीज, 124 मैटरनिटी होम्स, 46 पॉलीक्लिनिक्स, 1000 नर्सिंग होम्स हैं। लेकिन इस पूरे आंकड़े में से एक बड़ी संख्या दिल्ली का जो पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो केजरीवाल सरकार का ही है। आज केजरीवाल सरकार के पास 38 मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, 521 मोहल्ला क्लिनिक हैं, 175 डिस्पेंसरीज हैं, 60 प्राइमरी अर्बन हेल्थ सेंटर्स हैं, 30 पॉलीक्लिनिक्स हैं, 55 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज हैं, 25 यूनानी डिस्पेंसरीज हैं और 117 होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज हैं। अध्यक्ष महोदय, ना सिर्फ हमने अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था दी है, लेकिन अब आंकड़े देखिए, कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं जिनको इंडिकेटर माना जाता है कि आपकी ओवरऑल शहर का, आपके राज्य का हेल्थ क्या है। तो अगर आप एक ऐसा आंकड़ा माना जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि आपके जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका मोर्टेलिटी रेट कितना है, क्योंकि उससे माता का स्वास्थ्य कैसा है, आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसी हैं, वो सारे फीचर्स, फैसिलिटीज उसमें रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का आंकड़ा 2.8% है, लेकिन दिल्ली का उसका आधे से भी कम है,
मात्र 1.2%। पूरे देश का नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट 2% है, दिल्ली का उससे आधे से भी कम 0.9% है। पूरे देश में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट बच्चों का 3.2% है, दिल्ली का उसका 1/3 है 1.4%। यानी हम अपने बच्चों को, उनकी माताओं को, सबको अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा दे पाए। अब मैं पावर सेक्टर पे आती हूं अध्यक्ष महोदय। कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल ने कुछ साल पहले एक स्टडी करी थी और उन्होंने बताया था कि 1 घंटा एक्स्ट्रा बिजली देने से आप भारत में किसी भी गरीब परिवार की आय 15% तक बढ़ा देते हैं। क्योंकि जब बिजली आती है, बच्चे पढ़ पाते हैं, आप अप्लायंसेस यूज कर पाते हैं, आप इंटरनेट की फैसिलिटीज यूज कर पाते हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि केजरीवाल सरकार पिछले 9 साल से लगातार दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली दे रही है। 2013-14 में दिल्ली की पीक डिमांड 5,650 मेगावाट थी। ये 2022-23 तक आते आते 7,700 मेगावाट पहुंच गई। लेकिन फिर भी केजरीवाल सरकार ने ये बिजली दिल्ली वालों को बिना किसी पावर कट के, बिना किसी लोड शेडिंग के लगातार दी है अध्यक्ष महोदय। ना सिर्फ इतना, जो AT&C लॉसेस होते हैं, जो बिजली की चोरी होती है, वो 2012-13 में 16% था, पिछले 10 सालों में 1/3 हो गया है, मात्र 6% रह गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को 0 बिल दिए हैं और 2022-23 में 3,40,00,000 0 बिजली के बिल दिल्ली में साल भर में दिल्ली वालों के आए। पानी की सप्लाई पे भी लगातार काम हुआ है। केजरीवाल सरकार ने 20 किलोलीटर पानी मुफ्त देने का वादा किया था, दिया भी है। 25 लाख कंज्यूमर्स को इसका फायदा मिला है। ना सिर्फ पानी फ्री दिया है अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पे कई साथी हैं जो जिनके इलाकों में बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं।